कल्पना कीजिए, धरती गर्मी से तप रही है, कुएं सूख चुके हैं, खेत पत्थर बन गए हैं और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हर तरफ बस एक हताशा का माहौल है। अब ऐसे में सोचिए, कुछ लोग मुश्किल से जमा किया हुआ पानी बाल्टियों में भर भर कर गलियों में फेंकने लगे। पहली नजर में तो ये पागलपन ही लगेगा। बिल्कुल। क्या ये पानी की निर्मम बर्बादी है, या फिर इसके पीछे आस्था का कोई ऐसा गहरा रूप छिपा है जिसे हमारा तर्क शायद समझ नहीं पा रहा? आज हम धर्मवीर भारती के लिखे एक बहुत ही यादगार संस्मरण काले मेघा पानी दे की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान और विश्वास के बीच का एक जबरदस्त द्वंद्व है। हाँ, तर्क और परंपरा, और एक व्यक्ति के विवेक और समाज की सामूहिक आस्था के बीच का टकराव। तो चलिए इस विचार को खोलते हैं कि कैसे पानी की भयानक कमी के बीच पानी फेंकना ही पानी बुलाने का एक जरिया बन जाता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस सीन को जरा समझते हैं। माहौल कैसा है उस वक्त? देखिए, माहौल बहुत ही तनाव से भरा है। जेठ का महीना तो जा चुका है, आषाढ़ जो कि बारिश का महीना होता है वो भी आधा निकल गया है। और बारिश का कोई नामो निशान नहीं। कोई नामो निशान नहीं, बिल्कुल। कुएं सूखने लगे हैं, नलों में पानी बहुत कम आता है और खेतों की मिट्टी तो आप समझिए कि सूख कर पत्थर हो गई है। बहुत ही विकट स्थिति है। ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी में 10-12 से लेकर 16-18 साल के लड़कों की एक टोली निकलती है। नंगे बदन, है ना? हाँ, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं, सिर्फ एक जांघिया या लंगोटी पहने हुए। अच्छा, और इसी टोली को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। सही कहा। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। और यहीं से मतलब समाज का जो बटा हुआ नजरिया है वो सामने आता है। कैसे? जो लोग उनके शोर शराबे से, उनकी उछल कूद से और वो जो गली में कीचड़ हो जाता है उससे चिढ़ते हैं, वो उन्हें मजाक में मेढक मंडली कहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक मजाक की तरह। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो इस पूरे रिचुअल में एक उम्मीद देखते हैं, वो उन्हें सम्मान से इंद्र सेना कहकर बुलाते हैं। यानी वर्षा के देवता इंद्र की सेना। हाँ, इंद्र की सेना। तो एक ही टोली किसी के लिए मजाक का पात्र है और किसी के लिए उम्मीद की किरण। और ये इंद्र सेना करती क्या है? ये सेना गलियों में बोल गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते हुए निकलती है। वो घर घर के दरवाजे पर रुककर एक लय में पुकारते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन घरों में खुद पीने के पानी की किल्लत है, वहां की औरतें और लड़कियां भी सहेज कर रखे हुए पानी को बाल्टी या घड़े से उन पर फेंकती हैं। ये सुन के ही मतलब अजीब लग रहा है। जहाँ पानी की इतनी किल्लत हो वहां से पानी फेंकना। मेरे मन में वही सवाल उठ रहा है जो शायद किसी भी तर्कशील इंसान के मन में उठेगा कि ये तो सरासर अंधविश्वास है। हाँ बिल्कुल, पानी की बर्बादी है ये तो। और आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है। कहानी के जो लेखक हैं धर्मवीर भारती, वो भी उस समय एक किशोर थे और ठीक यही सोच रहे थे। अच्छा, वो खुद इसका हिस्सा थे? वो हिस्सा नहीं थे, बल्कि इसके सख्त खिलाफ थे। बचपन से मिले आर्य समाजी संस्कारों और उस पर से कुमार सुधार सभा के उपमंत्री होने के नाते उनका झुकाव पूरी तरह से तर्क की ओर था। वो इसे अंधविश्वास और पानी की निर्मम बर्बादी मानते थे। तो उनके मन में क्या तर्क चल रहे थे? वो इस रिवाज के खिलाफ क्यों थे? उनके सवाल बहुत सीधे और तार्किक थे। वो सोचते थे कि भाई, अगर ये इंद्र की सेना है तो ये लोग सीधे इंद्र देवता से अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? सही बात है। इस तरह गांव मोहल्ले का पानी क्यों नष्ट करवा रहे हैं? वो इसे पाखंड मानते थे और उन्हें इस बात से चिढ़ थी कि ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए, उनके गुलाम बन गए। तो उनके लिए ये एक सामाजिक बुराई थी जिसे खत्म करना जरूरी था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई। ओके, तो एक तरफ है लेखक का ये मजबूत वैज्ञानिक तर्क, और इस तर्क के सामने कौन खड़ा है? यहीं पर उनकी जीजी की एंट्री होती है। सही कहा ना? बिल्कुल। इस तर्क के सामने खड़ी हैं उनकी जीजी। और जीजी जो रिश्ते में उनकी कोई नहीं है, पर उम्र में उनकी माँ से भी बड़ी हैं और लेखक को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हैं। वो हर रीति रिवाज, हर पूजा अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा से मानती हैं और लेखक से ही करवाती हैं, ताकि उसका सारा पुण्य सिर्फ लेखक को मिले। तो एक तरफ विज्ञान और सुधार की बातें करने वाला लड़का और दूसरी तरफ उसकी प्यारी जीजी जो हर पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं। हाँ, और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। जब लेखक ने पानी फेंकने से मना कर दिया होगा। बिल्कुल। जब इंद्र सेना उनके घर के सामने आती है तो जीजी के बार बार कहने के बावजूद लेखक साफ मना कर देते हैं कि वो बाल्टी भरकर पानी उन पर नहीं फेंकेंगे। तो जीजी ने क्या किया? वो नाराज हुई होंगी। पहले तो जीजी बहुत नाराज होती हैं। वो उनसे बात करना बंद कर देती हैं,
पर फिर शाम को वो उन्हें प्यार से अपने पास बुलाकर समझाती हैं। और जो वो समझाती हैं, जो उनकी दलीलें हैं, वही इस कहानी का कह सकते हैं दार्शनिक आधार है। वही इस कहानी की जान है। मैं उसी का इंतजार कर रही थी। जीजी ने इस पानी की बर्बादी को सही कैसे ठहराया, उनका तर्क क्या था, ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। जीजी का तर्क बहुत गहरा और भावनात्मक है। वो कहती हैं, देख, ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ चढ़ाना है। अर्घ? हाँ, अर्घ। उनका सिद्धांत बहुत सरल है। जो चीज इंसान पाना चाहता है, उसे अगर वो पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? वाह! वो कहती है कि हम इंद्र भगवान को ये पानी चढ़ा रहे हैं ताकि वो खुश होकर हमें बारिश के रूप में पानी लौटाएं। मतलब उन्होंने पानी फेंकने को बर्बादी नहीं बल्कि एक तरह का निवेश या अर्घ्य बता दिया। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, और यहीं पर वो दान और त्याग के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझाती हैं। अच्छा, वो क्या फर्क बताती हैं? वो कहती हैं, त्याग तो वो होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तू अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे। ये बहुत गहरी बात है। उनके मुताबिक लाखों करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपए किसी को दे देना कोई बड़ा दान नहीं है। असली त्याग तो अपनी जरूरत की चीज को देना है, और उसी त्याग का फल मिलता है। त्याग वो नहीं जो आपके पास अतिरिक्त है, बल्कि त्याग वो है जिसकी आपको खुद जरूरत है। बिल्कुल। और इसी को वो किसान के उदाहरण से भी जोड़ती हैं, है ना? बिल्कुल सही। वो एक बहुत ही सहज और गहरा उदाहरण देती हैं। वे कहती हैं कि किसान अगर 30-40 मन गेहूं उगाना चाहता है तो वो पहले अपने पास से 5-6 सेर अच्छा गेहूं जमीन में फेंकता है, जिसे बुआई कहते हैं। हाँ, बुआई। अगर वो ये सोचे कि वो अपना अच्छा गेहूं क्यों बर्बाद करे, तो क्या वो कभी फसल उगा पाएगा? नहीं, कभी नहीं। समझ गई। तो जीजी के लिए सूखे में इन बच्चों पर पानी फेंकना भी एक तरह की बुआई है। एकदम। वो कहती हैं कि हम ये पानी रूपी बीज गली में बो रहे हैं ताकि शहर, गांव और पूरे समाज पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाए। वाह! हम पहले खुद देते हैं, तब देवता हमें 4 गुना 8 गुना करके लौटाते हैं। ये एक लोक आस्था है जो त्याग और अर्पण के गहरे सिद्धांत पर आधारित है। अद्भुत। तो जीजी ने एक अंधविश्वासी लगने वाली प्रथा को त्याग और निवेश के एक ऊंचे दार्शनिक स्तर पर पहुंचा दिया। हाँ, उन्होंने लेखक के विज्ञान वाले तर्क को आस्था से नहीं, बल्कि एक अलग तरह के लोक दर्शन से ही काटा। लेकिन मैं फिर भी लेखक की तरफ से सोचना चाहूंगी, क्या इस तरह के रिवाजों को सही ठहराना समाज में और भी गलत प्रथाओं को बढ़ावा नहीं दे सकता? मतलब तर्क को पूरी तरह से दरकिनार करना भी तो खतरनाक हो सकता है। आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है, और लेखक का डर भी यही था। ये कहानी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रही, बल्कि ये दिखा रही है कि कभी-कभी जो लोक आस्था होती है, उसके पीछे एक गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तर्क छिपा होता है, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। ये विज्ञान से परे एक मनोवैज्ञानिक उपाय है जो एक हताश और टूटते हुए समाज को उम्मीद की एक डोर से बांधे रखता है। ये व्यक्ति के स्वार्थ पर समुदाय के कल्याण को तरजीह देना सिखाता है। हाँ, अपना थोड़ा सा पानी बचाने पर बारिश की सामूहिक उम्मीद को तरजीह देना। और जीजी अपनी बात को गांधी जी के एक विचार से भी जोड़ते हैं ना। वो इस छोटी सी घरेलू बहस को एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाती हैं। हाँ, वो कहती हैं, गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। वो कहती हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। अच्छा, मतलब जैसा व्यवहार प्रजा का होता है वैसा ही असर राजा के आचरण पर भी पड़ता है। बिल्कुल। अगर प्रजा में त्याग और देने की भावना है तो देश का शासन भी वैसा ही कल्याणकारी होगा। इस एक वाक्य से ये कहानी एक गांव के सूखे से निकलकर एक राष्ट्र के चरित्र निर्माण की बात बन जाती है। ओके, तो ये तो हुई 50 साल पहले की बात। लेखक आज के समय में इस घटना को याद करते हुए क्या सोचते हैं? ये आज भी प्रासंगिक कैसे है? और यहीं पर ये कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। 50 साल बाद जब लेखक आज के हालात देखते हैं तो उन्हें जीजी की बातें अक्षरशः सच लगती हैं। वो कैसे? वे कहते हैं, आज देश के लिए हम करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। हम सब सिर्फ लेना जानते हैं, देना कोई नहीं चाहता। हाँ, अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया है। और यहीं पर वो सबसे असरदार और मार्मिक टिप्पणी करते हैं, है ना? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। इसका आज के समय में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा और सीधा है। आज काले मेघा यानी संसाधनों की कमी नहीं है। देश में योजनाएं बनती हैं, नीतियां बनती हैं, बजट पास होते हैं,
लेकिन वो जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाते। नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि हमारी गगरी फूटी हुई है। भ्रष्टाचार और स्वार्थ। हाँ, भ्रष्टाचार, स्वार्थ और देने की भावना की कमी ने हमारे सिस्टम को खोखला कर दिया है। संसाधन ऊपर से चलते तो हैं, पर नीचे पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते हैं। इसलिए विकास की गगरी हमेशा फूटी रह जाती है। हाँ, और आम आदमी यानी बैल हमेशा प्यासा का प्यासा रह जाता है। तो काले मेघा पानी दे सिर्फ पानी मांगने की कहानी नहीं है, बल्कि ये देने के दर्शन की कहानी है। बिल्कुल। ये त्याग के बिना अधिकार की मांग, सेवा के बिना स्वार्थ और देने से पहले पाने की हमारी आधुनिक प्रवृत्ति पर एक बहुत गहरा कटाक्ष है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आस्था केवल एक व्यक्तिगत पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है, वो एक सामाजिक मूल्य भी हो सकती है, जो हमें कमी में भी देना सिखाती है। हाँ, जो हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समुदाय के लिए सोचना और त्याग करना सिखाती है। इसीलिए अंत में जीजी का विश्वास लेखक के कोरे तर्क पर भारी पड़ता है। क्योंकि जीजी के विश्वास में एक गहरा सामाजिक दर्शन और कल्याण की भावना छिपी है। एकदम सही। और अंत में ये कहानी एक सवाल हम सबके लिए भी छोड़ जाती है। लेखक ने बरसों पहले पूछा था, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? आज इतने सालों बाद जब हम अपने चारों ओर संसाधनों की लूट और स्वार्थ का नंगा नाच देखते हैं, तो ये सवाल और भी ज्यादा तीखा और प्रासंगिक हो जाता है। सच में। क्या हमारी असली समस्या संसाधनों की कमी है या फिर देने की भावना का अभाव?